स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में वियतनाम सीरीज़ की। और ये है हमारा डे 5 इस सीरीज़ में। और हम आ चुके हैं हुए आन एंड दनांग, दोनों पास पास में हैं और इन्हें कहा जाता है बीच सिटी ऑफ वियतनाम। जैसे इंडिया में गोवा है, इसी तरीके से यहाँ पे दनांग एंड हुई आन है। आज हम जा रहे हैं बाना हिल्स। बहुत ही खूबसूरत जगह है पहाड़ों पे। फिर से हमें एक गंडोला राइड, एक ट्रॉली राइड लेनी पड़ेगी। यूरोपियन स्टाइल में एक कासल बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी कोशिश करेंगे कवर करने की। ये हमारा हॉस्टल है जहाँ पे हमने स्टे करा है। और हर बार की तरह हमने फिर से स्कूटी रेंट करी है, बिकॉज़ ये एक सबसे आसान और सस्ता तरीका होता है किसी भी सिटी में घूमने का। आप तेज़ी से घूम सकते हैं बिना कैब का वेट करे, बिना किसी चीज़ का वेट करे, और अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से घूम सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें मिला है सनलाइट, और सनलाइट में चीज़ें अच्छे तरीके से कवर होंगी और हम आराम से घूम पाएंगे और बिना किसी तकलीफ़ के। चलिए मिलते हैं आगे अपनी जर्नी में। हेलो दोस्तों, बाना हिल्स पहुंचने से पहले छोटा सा अपडेट। अगर आप बाना हिल्स से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको दानांग एरिया में रहना चाहिए। हमने होई आन से स्टार्ट करा। होई आन से दानांग थोड़ी दूर है और उससे भी थोड़ी दूर है बाना हिल्स। तो जब हमने गूगल मैप्स पे डाला कि बाना हिल्स कैसे जाना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए, तो आया कि 1.5 घंटे की दूरी पे है। पहले हमने डिसाइड करा था कि बाना हिल्स पहुँच जाएँ, तब जाके कुछ खाएँगे, क्योंकि अभी तक हम जितने भी सिटी में घूमे हैं सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस आस-पास ही थे, तो इतनी वेट करने की और इतनी ज़्यादा स्कूटी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, और रास्ते में एक बहुत ही अच्छा एस्थेटिक सा कैफ़े आया। वो हम अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएँगे। तो हमने सोचा रुक के ब्रेकफ़ास्ट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि ताकि थोड़ी एनर्जी आए। तो काफ़ी अच्छा ब्रेकफ़ास्ट हो गया और अफ़ोर्डेबल भी। जिस तरीके का कैफ़े है उस हिसाब से हमें लगा था कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, बट हमने सिर्फ़ ₹300 में अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करा था हमने, हल्का-फुल्का ही रखा था, और बट सस्ते में हो गया। आपको कैफ़े दिखाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। कुछ इस तरीके की वाइब है। काफ़ी एस्थेटिक सा है, नेचुरल हैबिटेट जैसा इन्होंने बनाया है। यहाँ पे फ़िश पॉन्ड है, काफ़ी सुंदर फ़िश हैं। अगर आपको दिख पा रही हैं, इसमें ऑरेंज कलर की फ़िश हैं। चलिए अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं और जल्दी से बाना हिल्स पहुँचते हैं ताकि डे लाइट ख़त्म होने से पहले हम चीज़ें आपको दिखा सकें और कवर कर सकें। तो हम निकल चले हैं रास्ते में, और ये है हमारी स्कूटी। इसमें काफ़ी ऑटोमेटिक फ़ीचर है जो आजकल की गाड़ी में होता है। पास आओ, बिना चाबी लगाए डिक्की खुल जाती है। ये कोई फ़ीचर नहीं है, ये एक फ़ॉल्ट है जो अभी हमें पता लगा है कि हम डिक्की में कुछ नहीं रख सकते हैं, बिकॉज़ इसमें लॉक काम नहीं कर रहा है। तो कभी भी आप स्कूटी रेंट करें तो लेने से पहले ये सब चीज़ें चेक कर लें कि हर चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना आए। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बाना हिल्स, जो यहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एक पहाड़ पे इन्होंने ऐसा बना रखा है जैसे एक फेरी टेल का कासल होता है। वहाँ पे हमें ट्रॉली से जाना पड़ता है। जैसे हम सापा में गए थे तो हमने वहाँ पे अपनी स्कूटी लगाई है, और उसके बाद हम पहुँच गए हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ नज़ारा है। कदम रखते ही खूबसूरती स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है, आप सब तरफ देखिए। और सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पे भीड़-भाड़, ट्रैफ़िक कुछ भी नहीं होता है। ख़ैर अभी तक नहीं दिख रहा है भीड़-भाड़, क्या पता आगे जाके हमें दिखने लगे। तो अभी तक का सफ़र हमारा ऐसा रहा, आपने देखा कि हमने अपना सफ़र हनोई से स्टार्ट करा, वहाँ पे हमने 2 दिन कवर करे। फिर उसके बाद हम सापा गए, सापा से अब हम अपनी तीसरी सिटी अ, हनोई से दानांग, और दानांग से होई आन। ये दानांग और होई आन दोनों अलग-अलग सिटी हैं, लेकिन एक ही जगह पे हैं, आस-पास हैं, 5-10 मिनट की दूरी पे हैं, तो हम इसको 2 सिटी भी कह सकते हैं और 1 सिटी भी कह सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ आए और यहाँ आते ही थोड़ी-थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हम जहाँ जाते हैं बारिश हमारा साथ नहीं छोड़ती है।
अभी हम लोग को ट्रॉली लेनी है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से उन्होंने आर्किटेक्चर बना रखा है, बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, जबको कैमरे में इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत बड़े फ़ैन हैं। और कुछ इस तरीके का लेआउट है, काफ़ी बड़ा स्टेशन टाइप का सिनेरियो बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। अच्छे तरीके से इन्होंने ये डेकोरेट करा हुआ है। चलते चलते मेरा ध्यान गया अभी, ये एक पाथवे सा बना रखा है इन्होंने जाने के लिए। सन वर्ल्ड करके है, और सन वर्ल्ड हमने वहाँ पे भी देखा था सापा में, तो मेरे ख्याल से ये सन वर्ल्ड इनका टूरिज़्म बोर्ड से रिलेटेड कुछ है, या कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। इसके बारे में मैं रिसर्च करूँगा और आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल तो देखिए बारिश हो रही है, आप नीचे तालाब में देख सकते हैं किस तरीके की तेज़ रफ्तार से बारिश हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये थोड़ा सा कासल वाला एरिया है, तो इनको थोड़ी सी कासल वाली वाइब भी देनी ज़रूरी थी। तो ये जो पूरा एरिया बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कासल की तरह पोर्ट्रे करा हुआ है। और इसके आगे आप देख सकें हैं तोप लगा रखी है, सिर्फ डेकोरेटिव है। आई डोंट थिंक सो ये चलती होगी, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन पुराना नहीं है, ये रिसेंटली टूरिज़्म के पर्पज़ से ही बनाया हुआ है। तो आर्टिफिशियल तोप है, लेकिन इन्हें एक कासल की तरह, एक किले की तरह इन्हें दिखाना था, तो इन्होंने इस तरीके से इसको डेकोरेट करा है। और उम्मीद करते हैं बारिश रुक जाएगी तो हम इसको वापस आके अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे चलते हैं, हमने टिकट तो पहले ले रखी है और देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ कोई बैठा नहीं है, तो ये मोहतरमा बैठी है, इनसे पता करते हैं कि क्या होता है। हेलो, वी हैव बुकड आवर टिकट थ्रू क्लूक। तो मोहतरमा ने हमसे बोला कि ये सिर्फ सर्विस काउंटर है, यहाँ पे टिकट सेल नहीं होती है। आपने अगर क्लूक से बुकिंग कर रखी है तो आप डायरेक्टली ट्रॉली के काउंटर पे जाएँ, वहाँ पे अपना QR कोड जो आपकी ऐप में फ़ोन पे जनरेट हुआ है उसको स्कैन करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट है अगर क्लूक से आप बुक करते हैं। और ये वीडियो क्लूक की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं काफ़ी क्लूक को यूज़ कर चुका हूँ, बस उसके फ़ायदे आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी बेनिफिट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, काउंटर पे अपनी टिकट दिखा के आगे बढ़ते हैं। तो हम नीचे से चलते आए हैं और ये कासल के अंदर आ गए हैं, और कासल के अंदर आने के बाद मैंने देखा कि इन्होंने इतनी खूबसूरती से इसको डेकोरेट करा हुआ है, लग ही नहीं रहा कि ये कैसल के अंदर का पार्ट है। और एक फेरी टेल जैसा लग रहा है, परियों के देश में एंटर कर गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। बारिश होने के बावजूद इस जगह की रौनक में कोई कमी नहीं आई है, चार चांद लग गए हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड है, लेकिन ऐसा लगता है कि नेचुरल हैबिटेट है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको हम ऊपर से भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और पूरा पाथवे इन्होंने कवर्ड बना रखा है, जैसे मैंने बताया कि इन लोग को पता रहता है कि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, तो हर एक चीज़ इन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए ही बनाई हुई है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पूरा पाथवे इन्होंने कवर कर रखा है, और सामने की तरफ इन्होंने थोड़ा गांव जैसा माहौल बना रखा है। उधर जाना अलाउड नहीं है, उधर गमलों से बंद कर रखा है। बट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी पुरानी हिस्टोरिक जगह पे आ गए हैं, जहाँ पे पुराने मकान हैं, नदी है, बोट है। इस तरीके से उन्होंने कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, बहुत ही खूबसूरत। हम पिछले 5 साल में ऐसे चलते ही जा रहे हैं, इतना बड़ा कासल है, ख़त्म होके नहीं दे रहा है। और सब जगह पाथवे बना रखा है, सब जगह इसी हिसाब से उन्होंने कर रखा है। और रास्ते में सब जगह इस तरीके का मछलियों का सिस्टम बना रखा है। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ऑरेंज वाइट कलर की, और बीच में छोटा सा फाउंटेन। जैसे ही हम आए इसने हमारे पीछे ये बंद कर दिया, पता नहीं भाई चाहता है कि हम वापस ना जाएं, यहीं से जाते रहें। तो देखते हैं आगे चल के क्या है। यहाँ पे 5 या 6 केबल कार हैं, और हमने सोचा था आगे जाके देखेंगे और इन्फॉर्मेशन लेके कि कौन सी केबल कार कहाँ जाती है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो एक ही है, तो अलग अलग केबल कार से क्या पता अलग अलग एक्सपीरियंस आए।
और हमारी टिकट में वो कवर होगा कि नहीं होगा, या हमें सबकी सेपरेट टिकट लेनी पड़ेगी। लेकिन उसने तो रास्ता ही बंद कर दिया, बोला एक ही तरफ से जाना है आपको, आपके पास टिकट विकट किसी ने अभी तक कुछ नहीं देखी है। तो यहाँ तक शायद फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। अगर आपको ऊपर नहीं जाना है, कासल एक्सप्लोर करना है, तो सीधा यहाँ पे आइए और पूरा कासल फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे शायद हमारी टिकट चेक करी जाएगी, तो मोहतरमा को अपनी टिकट दिखाते हैं। इंडिया, थैंक यू। आपने देखा कितना इजी प्रोसेस होता है अगर ऐप के थ्रू आते हैं। पेपरलेस एक्टिविटी है, पेपरलेस बुकिंग है। आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रिंट आउट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है पहले से। आप बस अपने फ़ोन में ऐप रखिए, उसमें बुकिंग करिए और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिए। और ये बुकिंग हमने आज सुबह ही करी है, तो इंस्टेंट कंफर्मेशन है। जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म होगी उसी वक्त आपके पास QR कोड आ जाएगा। तो अगर किसी का अचानक से प्लान बनता है, पहले से प्लान नहीं करा था लेकिन उसमें टाइम है और अचानक से उसको एक्टिविटी करनी है, तो कर सकता है वो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले से ही बुक करके आना है। और बेहतर यही रहता है कि चीज़ें पहले से प्लान हो, पहले से एक्टिविटीज़ प्लान हो, पहले से अपनी आइटनरी प्लान हो, तो वो बेहतर रहता है। उसमें आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं, मिनिमम गलतियों के साथ कर पाते हैं। और चलते चलते एकदम से हम आ गए अपनी केबल कार के पास। जैसा कि मैंने बताया था अपनी सापा की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वियतनाम सीरीज़ की सापा का एपिसोड देख सकते हैं। उसमें जो केबल कार थी वो काफ़ी बड़ी थी, जिसमें एक साथ 10-12 लोग आते थे और एक बूढ़ी दादी भी व्हीलचेयर के साथ आ गई थी हमारे साथ। और इसमें सिर्फ एक बार में 5-6 लोग आएंगे, 5-6 लोगों की कैपेसिटी है और बहुत जल्दी जल्दी चल रही है। वो काफ़ी स्लो चल रही थी। ये वाली मोहतरमा ने हमें रोक दिया कि नहीं, आप नहीं जाएंगे इसमें, हमारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, हमारे लिए अलग से एक पूरा केबिन खाली मंगाया है इन्होंने और हमें अकेले भेजना चाहती हैं क्योंकि हमारे पीछे कोई भी नहीं है। और देखो देखो देख लिया, इतनी मोहब्बत है इन्हें हमसे, हम हिंदुस्तानियों से इतनी मोहब्बत है। इन्होंने बोला कि आप अकेले जाइए, आप टहलें घूमें, वीडियो बनाएं, आपकी वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए इन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से अंदर एंजॉय करें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बने रहिए, देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये पहिए के पास से निकले और इसने हमें ऊपर फेंक दिया। ओह माय गॉड, कितनी जोर से झटका लगा है। बारिश आपको चाहे कितनी परेशान करे, लेकिन बारिश के साथ जो खूबसूरती आती है उसका कोई जवाब नहीं। आप मतलब देख सकते हैं, यहाँ से छोटी सी विंडो है, इसमें से देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी ग्रीनरी है, हर एक चीज़ अपने मैक्सिमम लेवल पे निखर के आती है, कुदरत का करिश्मा। पीछे से कुछ इस तरीके का नज़ारा है नीचे का, वहाँ से हम लोग आए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था 5-6 ट्रॉली हैं, एक इस साइड चल रही है और एक इस साइड चल रही है। ओह कितनी तेज़ गई है। और एक दूर उस तरफ चल रही है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसे अलग अलग बना रखा है, शायद ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए करा होगा और कुछ नहीं। इस ट्रॉली की कोई ऐसी खास हिस्ट्री नहीं है। बस ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची है, लेकिन मेरी ओपिनियन में अभी तक मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस भी ट्रॉली में बैठा हूँ, सब जगह यही लिखा होता है, ये दुनिया की सबसे ऊंची है, ये दुनिया की सबसे लंबी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी है। तो हर जगह की ट्रॉली दुनिया की सबसे बड़ी होती है, ये मान के चलिए। बस नज़ारे देखिए, एंजॉय करिए। ट्रॉली होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप पैदल चल के जाते हैं, पहाड़ से ट्रैक करके जाएंगे, तो जैसे कि सापा वाली जो ट्रैकिंग थी, अगर आप ट्रॉली से नहीं जाएंगे और पैदल ट्रैक करेंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। रोड से जाएंगे तो रास्ता बन गया होगा, लेकिन पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जब लोग पैदल चलते थे और ऐसे गाड़ियों का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो 2 दिन लगते थे नीचे से ऊपर जाने में, क्योंकि ऊपर उन्होंने टेम्पल बना रखा था बुद्धा जी का। तो लोग वहाँ जाते ही होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, वो जाएंगे वहाँ पे। तो उन्हें 2 दिन ट्रैवल करना पड़ता था नीचे से पैदल पैदल, तब जाके वो ऊपर पहुँचते थे। तभी यहाँ की गवर्नमेंट ने 2017 में शायद वो ट्रॉली बनाई थी सापा वाली। और सिमिलरली यही ट्रॉली है, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन क्योंकि इससे इतने ख़ास नज़ारे नहीं हैं जितने सापा से हैं। देखिए कैसे
बादलों के बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं। बहुत ही मेस्मराइजिंग है। इस वक्त मैंने कैमरा खिड़की से बाहर निकाल रखा है हाथ में, ताकि एक क्लियर वीडियो आए आप सबके लिए, ताकि मैं बादल की वीडियो आपकी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं। देखिए किस तरीके से मेरा एंगल है, आप मुझे शीशे के पास देख सकते हैं। हेलो। अब ये आ रहा है, झटका लगेगा हमें, खट 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 बहुत जोर से। ओह माय गॉड। केबिन पूरा खाली है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मोहतरमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये नज़ारे बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में हम उड़ते हुए जा रहे हैं। बारिश रुक गई है तो हमने सोचा रिस्क लेके देखा जाए। हाथ डाला तो बारिश नहीं हो रही थी और थोड़ी सी बूंदें आते हुए। नीचे देखें कितना गहरा है। नीचे बारिश रुक गई थी, ट्रॉली में बैठे तो थोड़ी सी बिल्कुल नहीं हो रही थी बारिश, और हमने शीशे से बाहर भी हाथ निकाला था तब भी बारिश नहीं होती। लेकिन अचानक से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है, आप मेरे पीछे देख ही सकते होंगे, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं आगे शीशे पे दिखाता हूँ कितनी तेज़ बूंदें गिर रही हैं, देखिए। तो बारिश हमारे साथ आँख मिचौली खेल रही है। थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, फिर थोड़ी देर के लिए कहती है ज़्यादा देर हो गई खुशी देते हुए, अब थोड़ा उदास हो जाओ। पानी आ रहा है हमारे हाथों पे सब अंदर, और पता नहीं कितना लंबा सफ़र बाकी है। 10 मिनट तो हो गए हमें इसमें बैठे हुए। तो दोस्तों फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे वियतनाम का वर्ल्ड फेमस ब्रिज है, जो हम अभी आपको आगे चल के दिखाएंगे, अगर बारिश ने हमें इजाज़त दी तो। अगर आप देख सकते हैं यहाँ से बारिश कितनी तेज़ हो रही है, और दूर बादलों के बीच वो कासल है जो यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरती से बना रखा है। वहाँ पे भी हम जाएंगे और देखते हैं आगे के नज़ारे कैसे होंगे। कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत तेज़ पानी की बूंदें आ रही हैं, और इतनी तेज़ शोर हो रहा है, और कितना बढ़िया इन्होंने ये डोम सा बना रखा है। बहुत बड़ा सा छाता टाइप का है, और एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही है। यहाँ पे ये फूड कोर्ट टाइप का है, जैसे मॉल्स में होता है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि कोई भी बंदा बाहर नहीं जा रहा है बारिश की वजह से। तो हम भी औरों की तरह यहाँ पे फंस के रह गए हैं। यहाँ पे ही हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कॉफ़ी पियेंगे, खाएंगे पियेंगे जब तक बारिश नहीं रुकती है, और बारिश रुक भी जाती है तो सारी भीड़ एक साथ ही ब्रिज पे जाएगी। तो किस तरीके से कवर कर पाएंगे, किस तरीके से नहीं कवर कर पाएंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है। हमने इमेजिन करा था कि हम ड्रोन शॉट्स लेंगे, और ब्रिज का भी ड्रोन शॉट लेंगे, कासल का भी ड्रोन शॉट लेंगे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी होते दिख नहीं रही है। तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कैसा नज़ारा है, फिर आपको बताते हैं। एक भाई साहब यहाँ थे, इन्होंने काफ़ी वक्त से हाथ नहीं धोए थे, तो उन्होंने बारिश का फ़ायदा उठाते हुए अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। देखिए बहुत अच्छे से हाथ फैला के इन्होंने बारिश के एक एक बूंद का फ़ायदा उठाया है, और कोशिश करी है कि एक भी बूंद ज़ाया ना जाए, और अपना हाथ पे जितनी भी सालों की गंदगी है वो सब आज हटा देंगे। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा कि कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर की तरफ जाने के बाद वहाँ पे एक और ट्रॉली की तरफ रास्ता जा रहा था, तो हमने सोचा चल दिया आगे चल के देखते हैं, क्योंकि गोल्डन ब्रिज पे तो हम जा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी ट्रॉली राइड थी जो हम लेके आए हैं, और ये लेके जा रही है हमें लैंग फाप, इसका मतलब है फ्रेंच विलेज और खू वई छोई अम्यूज़मेंट पार्क। तो देखते हैं वो इंडोर है कि आउटडोर है। इंडोर तो वैसे नहीं होगा क्योंकि कासल बना रखा है, तो सब आउटडोर ही रखा होगा इन्होंने। तो बारिश ने अभी तक तो हमारा माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, बस हम वेट कर रहे हैं। हमने सोचा चाहे कितनी ही देर हो जाए, चाहे शाम हो जाए, लेकिन हम यहाँ से बिना जो कवर करना है, जो रिकॉर्ड करना है, बिना उसको कवर करे नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये 8 बजे तक खुलता है शाम तक। तो हमने अपने बाकी के सारे प्लान कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि हम वैसे भी स्कूटी से आए हैं, अगर बारिश हो रही होगी तो हम कैसे जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे की स्कूटी राइड है और ऑब्वियसली पूरा भीग जाएंगे, और भीगना या रिस्क लेना कोई समझदारी का काम नहीं है। और अगर आप भी मेरी तरह ट्रांसफॉर्मर्स के फ़ैन हैं तो आपको ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। पहचानिए ये कौन है, कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, इसका क्या नाम है। अभी हम हर उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बिना बारिश में भीगे हम जा सकते हैं। तो किसी भी कोने में, किसी भी खोपचे में घुसे चले जा रहे हैं, चाहे जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ भी हम चलते चले जा रहे हैं। आप देखिए कंधे से कंधा लगा के लोग चल रहे हैं, इतनी भीड़ है, क्योंकि बारिश में कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तो बाना हिल्स फैंटेसी पार्क, तो यहाँ पे बारिश नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं आगे फैंटेसी पार्क में हमारे लिए क्या रखा है इन्होंने। ये इन्होंने अच्छा करा हुआ है कि इसे इंडोर बना रखा है। हाँ, ज़्यादातर अम्यूज़मेंट पार्क आउटडोर होते हैं, लेकिन उन्होंने इसको इंडोर बना के काफ़ी अच्छा करा है। यहाँ पे ऐसे बच्चे और बड़े दोनों गाड़ियाँ चला रहे हैं, और पूरी की पूरी भीड़ अंदर ही बैठी है। यहाँ शायद कोई शो होने वाला है जिसका ये वेट कर रहे हैं। और एक स्टेज जैसा बना रखा है अम्यूज़मेंट पार्क, जैसा मॉल्स में टॉप फ्लोर पे होता है बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, इसका आर्किटेक्चर ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाया है। अब देखते हैं आगे से ये कौन है, इनका नाम मुझे कमेंट करके बताइए। फ़ोन केस, भाई साहब मैं तो कभी ना लूँ यहाँ से। जैसे हमारे गांव में झूला होता है, वैसा इन्होंने कुछ लाइट शाइट लगा के उसको मॉडर्नाइज़ कर दिया है, और किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इस मोहतरमा के, और ये इसमें आ भी नहीं पाएंगी। अच्छा सॉरी, इनकी छोटी सी बेटी, प्यारी सी बेटी बैठी हुई है, इसलिए यहाँ पे देख रही हैं। हाय, देखते हैं कैसा फ़न होता है। जुरासिक पार्क के अंदर, और देखते हैं कैसा है जुरासिक पार्क का माहौल। अंदर तो काफ़ी लाइटें लगा रखी हैं। तो ये एक उन्होंने एग्जांपल बना रखा है कि इतना बड़ा अंडा होता था, और उसमें से ज़ाहिर है इतना बड़ा बच्चा नहीं निकलता होगा, वो छोटा सा होता होगा। और बस यहाँ पे उन्होंने इसको जूम करके बड़ा करके बनाने की कोशिश करी है। ये भाई साहब की टांग यहाँ पे रह गई है। अब यहाँ पे कुछ लिखा भी है, पढ़ते हैं। ये टीरेक्स डायनासोर है। टीरेक्स डायनासोर काफ़ी छोटा होता था और काफ़ी तेज़ भागता था, और बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ख़तरनाक। तो आप सोचिए वो टीरेक्स अगर छोटा था तो बड़ा क्या होगा। ये शायद इन्होंने रियल हड्डियाँ रखी हुई हैं, लेकिन मुझे डाउट है, क्योंकि ऐसे हड्डियाँ ओपन में नहीं रखते हैं, टच करना भी अलाउड नहीं होता है। ये शायद उनका रेप्लिका बना रखा है, तो मुझे शक है कि ये ओरिजिनल होंगे, बट कुछ भी हो सकता है। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह के पैसे खर्च करती है, तो क्या पता उन्होंने असली भी रखा हो। और ये फॉसिल होता है। फॉसिल उसको कहते हैं जब सालों से पत्थर के नीचे जमा हो, मतलब सालों से कुछ, जैसे कोई चीज़ दब जाती है ज़मीन के नीचे और उसके ऊपर करोड़ों साल की मिट्टी जमा होते 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 वो एक पत्थर बन जाता है, और जब कभी खुदाई होती है तो वो पत्थर से निकलता है, तो ऐसे निकलता है, इसको कहते हैं फॉसिल। ये या तो लोहे का कोई औजार लग रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है जुरासिक वर्ल्ड। हम जंगल में एंटर कर रहे हैं। वाह, कैसी आवाज़ डायनासोर की बना रखी है। लेकिन इन्हें पता कैसे लगा कि ऐसा ही आवाज़ करता था। क्या पता किसी और तरीके की आती हो, बट इन्होंने इमेजिन करा होगा कि इतना बड़ा है, उसका मुंह इतना बड़ा है, और तो ऐसा ही होगा। ये देखिए कैसे पूंछ हिल रही है, मतलब उसकी पूंछ के पीछे कोई आ जाए और उसके गाल पे लग जाए तो बंदा बेहोश ही हो जाए, मतलब इतनी तेज़ है।
मार सकता है। देखिए कितनी तेज़ चल रही है। ये तो इन्होंने नकली बनाया हुआ है, और तो असली वाला कैसा होता होगा। और वैसे जो बुक्स में लिखा है और जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो ये वाला डायनासोर है, ये जिसकी गर्दन लंबी होती है, वो मांसाहारी नहीं होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ये पेड़ खाते हैं और पत्तियां खाते थे, इसलिए इनकी गर्दन लंबी थी ताकि नीचे से खड़े खड़े ही पेड़ खा सके, ऊंचे ऊंचे उस पर। और बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे। यहाँ पे तो इन्होंने इतना बड़ा नहीं बनाया है। और एक तरीके का डायनासोर ये है। सब अपनी अपनी प्रजाति के खतरनाक किस्म के डायनासोर हैं। भाई साहब, मैं पहली बार किसी जुरासिक वर्ल्ड के अंदर आया हूँ, और बहुत ही थ्रिलिंग है। बहुत डरावना सा माहौल बना रखा है। मतलब अभी यहाँ पे नकली हैं तो देख के ऐसा लग रहा है जब असल में ये सामने आ जाते होंगे कभी किसी के। और उस टाइम इंसान तो नहीं थे, लेकिन अगर जस्ट सोच के देखिए, अगर ये इंसान होते उस समय में और इंसान इनके सामने आ जाते तो क्या ही कर लेते। लेकिन मैं मानता हूँ इंसान इनसे भी बड़ा जानवर है। अगर उसे अपनी हैवानियत दिखानी है तो इनका भी खात्मा कर देता। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे इंसान भी हैं दुनिया में, और अच्छे इंसान की तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि जैसे अच्छे डायनासोर भी हैं, बुरे डायनासोर भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी, इसी में भी अलग अलग किस्म के इंसान भी हैं। क्योंकि इंसान ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर डायनासोर होते भी तो इंसान कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेता है उनसे बचने का और उनका सामना करने का। भाई साहब, भालू वाला डायनासोर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इतनी बड़ी पूँछ है इसकी। और ये है मैमथ मैं आपको पास से दिखाता हूँ। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, आइस एज करके कार्टून मूवीज़ देखी होंगी। मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को काफ़ी पसंद होती है ख़ास तौर से। और वो मैमथ के ऊपर बनी हुई है। मैनी उसका नाम था। मैमथ जो थे वो डायनासोर के बाद आए थे, और मैमथ और इंसान एक साथ साथ रहे थे। जब डायनासोर का ख़ात्मा हो गया था, जब धरती पे एक एस्टेरॉयड आया था, आसमान से एक उल्का पिंड आके टकराया था, और बहुत तेज़ भाप निकली थी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर और जो हमारी धरती के चारों तरफ एक लेयर बन गई थी, जिससे ऑक्सीजन और सनलाइट आना बंद हो गई थी, और सारे डायनासोर हैं वो ना चाहते हुए भी विलुप्त हो गए थे, मर गए थे। फिर उसके बाद बहुत सालों का, 100-200 हज़ारों करोड़ों सालों का प्रोसेस हुआ, जिसमें फिर से जीव जंतु ने जन्म लेना शुरू करा, और इंसानों का जन्म होना शुरू हुआ। ये भाई साहब ने इन्वेंट करी थी फायर, जो हिस्ट्री में सबसे ही बड़ी, सबसे ही महान इन्वेंशन मानी जाती है। वो है आग। जब इंसानों ने आग की खोज करी लकड़ी घिसते घिसते। ये पूरी एक फैमिली है। ये फादर हैं, ये मदर हैं, ये उसके बच्चे हैं। तो ऐसे केव में रहते थे, कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, सिर्फ इशारों से बातें करते थे। और ये शिकारी किस्म के हैं, शायद इनसे दोस्ती है तो लगातार उसको देखे जा रहे हैं। और ये है मैमथ, हाथी का परदादा, परदादा। तो कहा जाता है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इन भाई साहब के बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के दिखाने के हैं। मतलब कहा जाए तो बिलियनेयर हैं ये दिखाने में। इनके ऊपर आप बाल देख रहे हैं, और आम तौर पे हाथी के ऊपर ऐसे बाल नहीं होते हैं। ये हाथी जो थे ये आइस एज के ज़माने में होते थे, जब बर्फ़ थी पूरी दुनिया में, जब दुनिया ठंडी हो रही थी गर्म टेम्परेचर से, और कुदरत ने इनको ये बालों वाला हिस्सा दिया था, जिसकी वजह से ये ठंडे रह पाते थे, गर्म रह पाते थे। और इन्होंने भी आइस एज में, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था मूवी में। और ये भी इंसानों के समय के जानवर हैं। ये शेर हैं, बहुत ऊंची प्रजाति के, और इनके साथ भी कुछ हाथी के दांत दिखाने और खाने वाले हैं, बट इनके शेर के दांत हैं। और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था। आजकल के जो हाथी होते हैं वो इनके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा मान के चलिए, इनका जो यहाँ तक का हिस्सा है, देख सकता है, यहाँ तक हाथी आते हैं आज के ज़माने के, तो ये कितने लेवल के बड़े होते थे आप इमेजिन कर सकते हैं। और ऐसे ही ये वाला शेर भी। और जूते देखिए आप भाई साहब के, कितने शानदार तरीके से इन्होंने बना रखे हैं।
आज अगर आप किसी मॉल में लेने जाएंगे ऐसे फर वाले जूते, आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे। उस टाइम ये जुगाड़ से बना लेते थे, इन्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। आगे चलते हैं, पत्थरों के बीच में से निकलते हुए रास्ता, और बस इतना छोटा सा हमारा जुरासिक पार्क का टूर था। अचानक से इन्होंने लाइटें वाइटें लगा के ख़त्म कर दिया एकदम झटके से। हम तो हिस्ट्री में चले गए थे और वापस आए हैं तो मॉडर्न दुनिया ने हमें एकदम से घेर लिया है, जहाँ पे वही सब शोर शराबा, अम्यूज़मेंट पार्क। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बारिश रुकी या नहीं रुकी। नहीं रुकी तो फिर हम यहाँ पे कुछ राइड्स करने की कोशिश करेंगे, अपना टाइम पास करते हैं। और थोड़ी सी भूख भी लग रही है, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। तो बने रहिए वीडियो में और कमेंट और लाइक करते रहिए। अभी आपने देखा क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन लड़कों ने करी, इतने एनर्जेटिक, इतने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपने कल्चर को एक डांस के थ्रू दिखाया कि मतलब इसको आंखों से ही एक्सपीरियंस करना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। मतलब हम लोग की नज़र नहीं हट रही थी उसके ऊपर से। तो लेकिन बारिश अपना असर दिखाते हुए बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हमने सोचा अब क्या करें, थोड़ी देर बैठने के बाद हम दूसरे फ्लोर पे आए, जहाँ पे देखा हम लोगों ने कि सिमिलर उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी सेम वही उसका नीचे वाला फ्लोर है। यहाँ इन्होंने बच्चों के लिए जंगल जिम बना रखा है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जा सकते हैं। जब मैं छोटा था मेरा बहुत मन करता था ऐसी जगहों पे जाने का, देखता था जब मैं टीवी पे, लेकिन हमारे समय में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी ये, सिर्फ बाहर के देशों में ही अवेलेबल होती थी। बट अब आज की जनरेशन, आज के छोटे बच्चे हैं, इनको हर मॉल में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे तो देखो इन्होंने लाइन से लगा रखे हैं, कम से कम होंगे भाई साहब 20 के आसपास होंगे, और सब के सब ऑलमोस्ट भरे हुए हैं। या तो ये फ्री में अवेलेबल हो रहे हैं, तो पता करते हैं अगर फ्री में है तो, लेकिन यहाँ कोई बताने वाला भी तो नहीं है। यहाँ पे लोग इसको स्कैन कर रहे हैं। कुछ कितने का लिखा है, 200 डोंग, 50,000 डोंग और 1 लाख डोंग, मतलब 60-70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये और 300 रुपये के आसपास का सीन है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। यहाँ पे 5D इंटरैक्टिव थिएटर है और यहाँ पे है 4D इंटरैक्टिव थिएटर। हम देखते हैं दोनों के प्राइसेस कैसे हैं, काउंटर को पता करते हैं और फिर ट्राई करते हैं। लाइन हालांकि बहुत लंबी है, बट हमें तो इंतज़ार वैसे भी करना है, तो दोनों लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर लें। और कहीं पे भी टिकट का इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि यहाँ से टिकट लें, वहाँ से टिकट लें, बस सीधा लाइन में लगने के लिए है। तो चलिए लाइन में लग के देखते हैं, अगर भगाएंगे तो भाग जाएंगे, हमारा क्या जाएगा। अगर कहेंगे कि घर चले जाओ तो हम घर चले जाएंगे। हम लोग तकरीबन 45 मिनट वेट करने के बाद लाइन में अंदर आए हैं, जिसमें 5D मूवी चलेगी। हमें लगा था कि टिकट कॉस्ट है, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ मांगा नहीं है। तो अंदर जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा। और जो भी एक्सपीरियंस मैंने इस तरीके का करा है दुबई में, मलेशिया में, बहुत ही अच्छा होता है। बहुत अमेजिंग राइड के तरीके से इन्होंने बना रखा होता है। जो थिएटर होता है वो पूरी चेयर सब मूव करती हैं और बहुत बड़ी सी स्क्रीन होती है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके अंदर हैं और सब कुछ फील कर सकेंगे। इसीलिए इसको 5D कहा जाता है। तो अगर इन्होंने अंदर रिकॉर्ड मुझे करने दिया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरीके का अंदर इन्होंने बना रखा है और किस तरीके का एक्सपीरियंस हमें होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, आगे देखते हैं। तो इन्होंने गेट खोल दिया है, अब हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर कैसा माहौल है। अरे भाई साहब, ये तो घोड़े जैसा बनाया है नो फोटो। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था, उन्होंने हमें अंदर वीडियो बनाने नहीं दी, लेकिन आपने थोड़ा सा ग्लिम्स तो देख ही लिया होगा क्या था। वो थोड़ा घोड़े टाइप का बना हुआ था और उसके आगे बंदूक सी लगी थी, और सामने जो स्क्रीन थी उस पर चलते चलते किसी को गोली मारनी थी, उसमें पॉइंट्स मिल रहे थे। मेरी वाली बंदूक ख़राब निकली तो ज़्यादा लोगों को मार नहीं पाए, वो चल नहीं रही थी सही से। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, घोड़े चल रहे थे और साथ के साथ आपको एक हाथ से बंदूक से गोली भी मारनी थी, तो काउबॉय जैसी फीलिंग थी।
तो बट इस इतनी सी एक्टिविटी के लिए हमने 1 घंटा वेट करा। हमें लगा कि कुछ 3D थिएटर टाइप का कुछ होगा जिसमें बैठ के 10-15-20 मिनट की मूवी दिखाएँगे। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, लेने के बाद ही पता लगता है क्या था उसमें। अब हम जा रहे हैं अपना खाना देखने के लिए जो हमारे टिकट में इंक्लूडेड है। हम बोर्ड पे चेक करेंगे कि कहाँ पे है वो रेस्टोरेंट, और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोस्तों, हम आ गए हैं द वर्ल्ड फेमस वियतनाम के गोल्डन ब्रिज पे। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। अगर आपने डॉन मूवी देखी होगी तो उसकी शूटिंग भी इसी ब्रिज पे हुई थी। हम जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, अभी भी हो रही है। मेरे एक हाथ में छाता है और हम ऑलमोस्ट भीग चुके हैं, लेकिन हमने सोचा व्यूअर्स को कुछ ग्लिम्स तो दिखा देना चाहिए, इसीलिए कुछ इस तरीके का यहाँ से नज़ारा है। ये जो एरिया है बाना हिल्स, ये फ्रेंच कॉलोनी थी। यहाँ पे उन्होंने डेवलप करा था, फिर यूएस और वियतनाम की वॉर हुई थी, उसमें ये डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन एक सन वर्ल्ड करके प्राइवेट डेवलपर हैं जो ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन को डेवलप करते हैं। सापा में भी करा था और यहाँ पे भी इन्होंने ही करा है, दनांग में। एंड उन्होंने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करा और टूरिस्टी प्लेस बनाया। अब जितना भी चीज़ यहाँ पे है वो एक सन वर्ल्ड करके कंपनी है, उन्होंने करा है। तो ये है द वर्ल्ड फेमस गोल्डन ब्रिज और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे आते हैं। आई होप आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। हमने बहुत कोशिश करी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर सकें विद लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आए हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ कुछ जगह हम सक्सेसफुल हुए, कुछ कुछ जगह रह गए। तो बट जितना मिला ठीक है, बढ़िया है। डिससेटिस्फाई नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी भी हमारा सफ़र बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी भी हमारे पास शाम है। अगर हमारे होटल के पास बारिश नहीं हो रही होगी तो हम आपको रिमेनिंग ऑफ होई आन और दानांग दिखाते हैं। एक और घंटा बीत गया है बारिश का रुकने का वेट करते करते, लेकिन बारिश नहीं रुकी है। यहाँ पे शॉप्स भी क्लोज़ होने लगी हैं और गोल्डन ब्रिज की टाइमिंग भी 6 बजे तक ही है। तो अगर नहीं रुकती है तो हमें भीगते हुए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली हमें जाना ही पड़ेगा ये जगह जब क्लोज़ हो जाएगी। क्योंकि जाने के लिए हमें ट्रॉली लेनी पड़ेगी और ट्रॉली की फ़िक्स टाइमिंग है। तो नहीं तो यहीं पे रात बितानी पड़ेगी और हमारे पास कुछ वैसा साधन नहीं है कि हम अपनी ठंड को रोक सकें। अभी थोड़ी देर पहले एक गाइड मिला था जो एक ग्रुप के साथ चल रहा था, जो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता था। तो हमारी ऐसी उससे बात हुई तो उसने बताया कि जो वेदर है वो कुछ साल पहले तक इस टाइम गर्मी का होता था, और हमने जब रिसर्च करी थी, गूगल करी थी, तब उसमें भी यही आया था कि इस टाइम गर्मी होती है और बारिश की पॉसिबिलिटी मिनिमम साइड पे थी, 20 to 30% थी, जो मिनिमम साइड होती है। तो हमने सोचा था कि अगर हो भी गई तो एक आध दिन बारिश होगी, हम मैनेज कर लेंगे। बट हमें नहीं पता था कि इसी साल वेदर चेंज होगा, जो कि गाइड ने भी बोला कि इस साल स्पेसिफिकली इतनी जल्दी बारिश हो गई है। तो अब यही लेटेस्ट अपडेट है, तो हमें यहाँ से वापस ही जाना पड़ेगा, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो नीचे जाके देखते हैं, क्या पता जब हम ये बाना हिल से नीचे जाएंगे, प्लेन एरिया में जाएंगे, क्या पता वहाँ बारिश ना हो रही हो। क्योंकि गूगल पे दिखा रहा था कि जहाँ हमारा होटल है वहाँ 5 बजे के आसपास बारिश नहीं हो रही होगी। तो अगर वहाँ बारिश नहीं हुई तो हम फिर जो यहाँ की अदर अट्रैक्शंस है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ की चीज़ें कवर करेंगे। तो ये जगह किस्मत में नहीं थी एक्सप्लोर करना, लेकिन हम यहाँ दोबारा ज़रूर आएंगे और फिर से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, और बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।